रतन नवल टाटा का जीवन एक प्रेरणादायक यात्रा है जिसमें संघर्ष, साहस, नेतृत्व और सामाजिक उत्तरदायित्व के साथ एक औद्योगिक साम्राज्य का निर्माण शामिल है। उनके जीवन की कहानी उन सभी लोगों के लिए अनुकरणीय है जो व्यापार में उत्कृष्टता प्राप्त करना चाहते हैं और समाज के प्रति सकारात्मक प्रभाव डालने के लिए काम कर रहे हैं। आइए उनके जीवन को और विस्तार से जानें। प्रारंभिक जीवन और पारिवारिक पृष्ठभूमि। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में हुआ था। उनका परिवार भारत के सबसे प्रतिष्ठित व्यापारिक घरानों में से एक है। उनके दादा सर जमशेदजी टाटा भारत के सबसे महान उद्योगपतियों में से एक थे जिन्होंने 19वीं शताब्दी में भारतीय उद्योग को नई दिशा दी। उनके पिता नवल टाटा एक प्रतिष्ठित व्यवसायी थे जिन्होंने टाटा समूह को मजबूत आधार दिया। रतन टाटा के जीवन में उनके दादा और पिता दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, जिन्होंने उन्हें व्यापार और सामाजिक जिम्मेदारियों के महत्व को समझाया। जब रतन टाटा मात्र 10 वर्ष के थे तब उनके माता पिता का तलाक हो गया। इसके बाद उनका पालन पोषण उनकी दादी नवाजबाई टाटा ने किया। रतन टाटा का बचपन कठिन परिस्थितियों में गुजरा, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी शिक्षा पर ध्यान केंद्रित किया और स्वयं को उच्च आदर्शों और मूल्यों के साथ विकसित किया। शिक्षा। रतन टाटा ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा मुंबई के कैंपियन स्कूल और बाद में कैथेड्रल एंड जॉन कॉनन स्कूल में प्राप्त की। इसके बाद वे शिमला के बिशप कॉटन स्कूल चले गए, जहां से उन्होंने अपनी माध्यमिक शिक्षा पूरी की। 1955 में उन्होंने अमेरिका के रिवरडेल कंट्री स्कूल से स्नातक की पढ़ाई पूरी की और फिर कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में डिग्री प्राप्त की। कॉर्नेल में पढ़ाई के बाद रतन टाटा ने कुछ समय के लिए हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में प्रबंधन का अध्ययन किया। वे हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से पढ़ाई करने वाले कुछ विशेष भारतीय उद्योगपतियों में से एक हैं, जिसने उनके नेतृत्व कौशल को और अधिक विकसित किया। टाटा समूह में करियर की शुरुआत। रतन टाटा ने 1962 में टाटा समूह में एक साधारण कर्मचारी के रूप में अपनी करियर की शुरुआत की। वे टाटा स्टील के जमशेदपुर प्लांट में शॉप फ्लोर पर काम करने लगे, जहां उन्हें असली औद्योगिक कार्यों को नजदीक से देखने और समझने का मौका मिला। यह अनुभव उनके भविष्य के नेतृत्व के लिए महत्वपूर्ण साबित हुआ, क्योंकि इससे उन्होंने उद्योग के विभिन्न पहलुओं को गहराई से समझा। 1960 और 1970 के दशक में रतन टाटा ने टाटा समूह की विभिन्न कंपनियों में कार्य किया और धीरे धीरे नेतृत्व भूमिकाएं संभाली। उन्होंने अपने कार्य के प्रति समर्पण और कौशल के कारण समूह के भीतर एक मजबूत पहचान बनाई। 1971 में उन्हें नेशनल रेडियो एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी नेलकक का निदेशक नियुक्त किया गया, जो उस समय घाटे में चल रही थी। उन्होंने कंपनी को संकट से उबारने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए, हालांकि कुछ बाहरी कारणों के चलते निको पूरी तरह से सफल नहीं हो सकी। टाटा समूह के अध्यक्ष बनना। 1991 में जे.आर.डी. टाटा ने रतन टाटा को टाटा समूह का अध्यक्ष नियुक्त किया। उस समय टाटा समूह भारत का सबसे बड़ा और सम्मानित व्यावसायिक समूह था, लेकिन इसके संचालन में कई चुनौतियां थीं। टाटा समूह के विभिन्न अध्यक्ष अलग अलग स्वतंत्र व्यवसाय चला रहे थे और समग्र दृष्टिकोण की कमी थी। रतन टाटा ने इस चुनौती को समझा और समूह में सुधार की प्रक्रिया शुरू की। रतन टाटा ने टाटा समूह की विभिन्न कंपनियों को एकीकृत किया और उन्हें वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार किया। उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने नई ऊंचाइयां छुई और कई महत्वपूर्ण अधिग्रहण किए। वे एक दूरदर्शी उद्योगपति थे जिन्होंने अपने व्यवसाय के विस्तार के साथ साथ नवाचार पर भी ध्यान दिया। उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने कई प्रमुख परियोजनाओं को सफलतापूर्वक पूरा किया। प्रमुख उपलब्धियां। 1. टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS). रतन टाटा ने आईटी सेवाओं की क्षमता को पहले ही पहचान लिया था। उन्होंने TCS को वैश्विक स्तर पर एक प्रमुख आईटी सेवा कंपनी के रूप में स्थापित किया। आज TCS टाटा समूह की सबसे मूल्यवान कंपनियों में से एक है और दुनिया भर में सबसे बड़ी आईटी सेवा प्रदाताओं में से एक है। 2. टाटा मोटर्स। रतन टाटा ने टाटा मोटर्स को भारत का अग्रणी ऑटोमोबाइल निर्माता बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके नेतृत्व में टाटा मोटर्स ने टाटा इंडिका और टाटा नैनो जैसी गाड़ियां लॉन्च की, जिन्होंने भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में क्रांति ला दी। विशेष रूप से टाटा नैनो दुनिया की सबसे सस्ती कार थी, जिसे आम भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध कराने का उद्देश्य था। 3. कोरस और जगुआर लैंड रोवर का अधिग्रहण। रतन टाटा ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में टाटा समूह की पहचान को मजबूत किया। 2007 में टाटा समूह ने यूरोप की सबसे बड़ी स्टील कंपनी कोरस का अधिग्रहण किया। इसके बाद 2008 में उन्होंने जगुआर लैंड रोवर का अधिग्रहण किया, जो एक प्रतिष्ठित ब्रिटिश ऑटोमोबाइल ब्रांड था।
ये दोनों अधिग्रहण भारतीय उद्योग के लिए मील का पत्थर साबित हुए और रतन टाटा के नेतृत्व की वैश्विक पहचान को स्थापित किया। सामाजिक उत्तरदायित्व और परोपकार। रतन टाटा केवल एक व्यवसाय ही नहीं थे, बल्कि वे एक गहरे समाजसेवी भी थे। टाटा समूह की स्थापना से ही समाजसेवा और परोपकार उसके मूल सिद्धांत रहे हैं, और रतन टाटा ने इस परंपरा को आगे बढ़ाया। वे टाटा ट्रस्ट्स के प्रमुख थे, जो भारत में शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है। रतन टाटा ने व्यक्तिगत रूप से कई सामाजिक और परोपकारी परियोजनाओं का नेतृत्व किया। वे शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई भारतीय और विदेशी विश्वविद्यालयों को दान देते रहे हैं। कॉर्नेल विश्वविद्यालय और हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में भी उनके नाम पर छात्रवृत्तियां स्थापित हैं। इसके अलावा उन्होंने कई सामाजिक मुद्दों पर अपनी राय रखी और गरीबों और जरूरतमंदों की मदद के लिए सक्रिय भूमिका निभाई। टाटा समूह से सेवानिवृत्ति। रतन टाटा ने 2012 में टाटा समूह के अध्यक्ष पद से सेवानिवृत्ति ली, लेकिन वे अभी भी टाटा ट्रस्ट्स के माध्यम से समाज सेवा और परोपकारी कार्यों में सक्रिय हैं। उनके बाद साइरस मिस्त्री को टाटा समूह का नया अध्यक्ष बनाया गया, लेकिन कुछ वर्षों बाद मिस्त्री को पद से हटाया गया और टाटा ने अस्थायी रूप से समूह की बागडोर फिर से संभाली। रतन टाटा का प्रभाव और प्रतिष्ठा। रतन टाटा को उनके जीवन में अनेकों सम्मान और पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। 2008 में उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण और 2000 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। उनके नेतृत्व और योगदान को न केवल भारत में बल्कि विश्वभर में सराहा गया है। उन्होंने अपने व्यवसाय और समाज सेवा के जरिए वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाई है। रतन टाटा का निधन 9 अक्टूबर 2024 को हुआ और उनका अंतिम संस्कार 10 अक्टूबर 2024 को किया गया। उनकी मृत्यु से पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई है, क्योंकि वे न केवल एक उत्कृष्ट व्यवसायी थे, बल्कि समाजसेवी और प्रेरणास्रोत भी थे। अंतिम संस्कार और शोक संवेदनाएं। रतन टाटा का अंतिम संस्कार मुंबई में पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया। उनके अंतिम संस्कार में देश विदेश के प्रमुख उद्योगपति, राजनेता, समाजसेवी और अन्य प्रतिष्ठित लोग शामिल हुए। भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और प्रमुख केंद्रीय मंत्रियों ने उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया। कई राज्य सरकारों ने भी उनके सम्मान में शोक की घोषणा की और मुंबई में उनके सम्मान में एक दिन का राजकीय शोक मनाया गया। अंतिम संस्कार मुंबई के एक प्रमुख शमशान घाट में संपन्न हुआ, जहां टाटा परिवार के सदस्य, उनके करीबी मित्र और टाटा समूह के अधिकारी उपस्थित थे। इस मौके पर सभी ने उनके सरल स्वभाव, महान नेतृत्व और समाज के प्रति उनके समर्पण की सराहना की। रतन टाटा की विरासत। रतन टाटा जी की मृत्यु के साथ एक युग का अंत हो गया है, लेकिन उनकी विरासत सदियों तक जीवित रहेगी। उन्होंने न केवल टाटा समूह को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया, बल्कि अपने कार्यकाल के दौरान उद्योग में नैतिकता, सामाजिक जिम्मेदारी और पारदर्शिता की नई मिसालें कायम की। उनके द्वारा स्थापित और नेतृत्व किए गए टाटा ट्रस्ट के माध्यम से हजारों लोगों को बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं और जीवन का स्तर प्राप्त हुआ। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया। रतन टाटा के निधन पर पूरे देश ने गहरा शोक व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर कहा, श्री रतन टाटा जी was a visionary business leader, a compassionate soul and an extraordinary human being. He provided stable leadership to one of India's oldest and most prestigious business houses. At the same time, his contribution went far beyond the boardroom. He endeared himself to several people thanks to his humility, kindness and an unwavering commitment to making our society better. श्री रतन टाटा जी एक दूरदर्शी कारोबारी नेता, एक दयालु आत्मा और एक असाधारण इंसान थे। उन्होंने भारत के सबसे पुराने और सबसे प्रतिष्ठित व्यापारिक घरानों में से एक को स्थिर नेतृत्व प्रदान किया। साथ ही उनका योगदान बोर्डरूम से कहीं आगे तक गया। उन्होंने अपनी विनम्रता, दयालुता और हमारे समाज को बेहतर बनाने के लिए एक अटूट प्रतिबद्धता के कारण कई लोगों के बीच अपनी जगह बनाई। भारत के राष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा, इन द सैड डिमाइज ऑफ श्री रतन टाटा, इंडिया हैज लॉस्ट एन आइकॉन हु ब्लेंडेड कॉर्पोरेट ग्रोथ विद नेशन बिल्डिंग एंड एक्सीलेंस विद एथिक्स। A recipient of Padma Vibhushan and Padma Bhushan, he took forward the great Tata legacy and gave it a more impressive global presence. He inspired seasoned professionals and young students alike. His contribution to philanthropy and charity is invaluable. I convey my condolences to his family, the entire team of the Tata Group and his admirers across the globe. श्री रतन टाटा के दुखद निधन से भारत ने एक ऐसे महान व्यक्तित्व को खो दिया है, जिन्होंने कॉर्पोरेट विकास को राष्ट्र निर्माण और उत्कृष्टता को नैतिकता के साथ जोड़ा। पद्म विभूषण और पद्म भूषण से सम्मानित, उन्होंने टाटा की महान विरासत को आगे बढ़ाया और इसे और अधिक प्रभावशाली वैश्विक उपस्थिति दी। उन्होंने अनुभवी पेशेवरों और युवा छात्रों को समान रूप से प्रेरित किया।
परोपकार और दान के लिए उनका योगदान अमूल्य है। मैं उनके परिवार, टाटा समूह की पूरी टीम और दुनिया भर में उनके प्रशंसकों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करती हूँ। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कई प्रमुख हस्तियों ने रतन टाटा के निधन पर शोक व्यक्त किया। बिल गेट्स, वॉरेन बफे और एलोन मस्क जैसे वैश्विक उद्योगपतियों ने उनके योगदान की सराहना करते हुए कहा कि रतन टाटा एक सच्चे वैश्विक उद्योगपति थे, जिन्होंने न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में उद्योग और समाज सेवा के मानदंडों को नए आयाम दिए। रतन टाटा के योगदान को याद करते हुए रतन टाटा ने अपने जीवन में न केवल टाटा समूह को एक वैश्विक ब्रांड बनाया बल्कि वे समाज सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहे। उनके द्वारा संचालित कई परोपकारी योजनाओं के तहत गरीबों, जरूरतमंदों और हाशिए पर मौजूद लोगों की मदद की गई। उनकी सबसे बड़ी विशेषता उनकी विनम्रता और सादगी थी। एक उद्योगपति होते हुए भी वे हमेशा समाज की भलाई के लिए सोचते थे और इसी कारण से वे लोगों के दिलों में हमेशा सम्मान की नज़र से देखे जाते थे। उन्होंने अपनी निजी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा समाज के हित में दान कर दिया और टाटा ट्रस्ट के माध्यम से गरीबों और वंचितों की मदद की। अंतिम विदाई। रतन टाटा की अंतिम विदाई पूरे देश के लिए एक भावनात्मक क्षण थी। उनके निधन के साथ भारतीय उद्योग और समाज सेवा का एक अध्याय समाप्त हुआ, लेकिन उनकी दृष्टि, सिद्धांत और आदर्श हमेशा जीवित रहेंगे। उनके योगदान और उनकी मानवीय दृष्टि को आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी और वे हमेशा प्रेरणा का स्रोत बने रहेंगे। उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि व्यापार केवल मुनाफा कमाने का साधन नहीं है, बल्कि समाज के प्रति एक बड़ी जिम्मेदारी है।